हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और हाँ गाइस, हमारी रिव्यू वीडियो थोड़ी फार लंबी होती है क्योंकि मैं AEW के डायनामाइट शो को एकदम डिटेल में कवर करता हूँ, इसीलिए प्लीज ये कमेंट मत करना कि वीडियो काफी लंबी है। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अगर आप AEW कंपनी के सभी रियल टाइम अपडेट्स हमारे वीडियो आने से भी पहले जानना चाहते हैं तो गाइस आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन अपने ब्राउजर के ऊपर हमारे चैनल की वेबसाइट यानी कि aewhindi.com को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से भी पहले AEW की सभी रियल टाइम अपडेट्स मिले। पर इसके साथ ही आप वहां पर AEW कंपनी के फुल मैचेस देख सकते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा अलग है, जो तरीका क्या है और आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। और इसी वीडियो के अंदर मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है कि आप हमारे चैनल की वेबसाइट यानी कि aewhindi.com को इस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे चैनल की एप्लीकेशन या फिर हमारे चैनल की वेबसाइट की सभी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले और आप हमारे चैनल की वेबसाइट और एप्लीकेशन के ऊपर आने वाला एक भी आर्टिकल मिस ना करें। तो ये सब चीजें एकदम फ्री में पाने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना या फिर हमारे चैनल की वेबसाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर एक और छोटी सी बात कि अगर आप इंडिया के अंदर AEW कंपनी की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो गाइज आप हमारी ये वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW कंपनी की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। जो छोटी सी दो बातें थी जो मुझे लगा आपको बतानी जरूरी है। पर गाइज इसके बाद जहां तक बात है इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत में ही हमने देखा कि AEW कंपनी ने बॉब ईटन को एक ट्रिब्यूट दी। पर इसके बाद AEW का डायनामाइट शो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जिस शो की शुरुआत में ही हमें MJF एक बैकस्टेज सेगमेंट में बात करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि फाइनली क्रिस जेरिको अपने 4th लेवल तक पहुंच चुके हैं और अब क्रिस जेरिको इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपने 4th लेवल के अंदर वार्डलो को फेस करने वाले हैं। और क्रिस जेरिको ये बात माने या ना माने, लेकिन MJF को पता है कि क्रिस जेरिको वार्डलो को कभी पार नहीं कर पाएंगे। और चलो माना कि अगर क्रिस जेरिको ने कभी वार्डलो को पार भी कर लिया तो फिर भी आगे चलकर क्रिस जेरिको MJF को नहीं हरा पाएंगे, जो बातें यहाँ पर MJF ने कही। पर इसके बाद वार्डलो ने MJF से बात करते हुए कहा कि MJF को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्रिस जेरिको MJF तक नहीं पहुंचेंगे। और ये सुनने के बाद MJF काफी गुस्सा हो गए और यहाँ पर वार्डलो की तरफ देखते हुए MJF ने कहा कि वार्डलो जरा MJF को बताए कि क्या इसके पहले वार्डलो कोडी रोड्स को रोक पाए थे या नहीं, और अगर इसका जवाब नहीं है तो फिर इस बार वार्डलो को क्रिस जेरिको को रोकना ही पड़ेगा। जो बातें कहकर MJF यहाँ से चले गए और MJF की बातें सुनकर वार्डलो भी काफी ज्यादा गुस्से में थे और MJF ये मेक श्योर करना चाहते थे कि वार्डलो ये मैच जीते। पर इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो का ओपनिंग मैच स्टार्ट हुआ, जहां पर यंग बक्स और केनी ओमेगा मिलकर डांटे मार्टिन और सैडल ब्रदर्स को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच सच में AEW के डायनामाइट शो की ओपनिंग के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था, क्योंकि इस मैच की शुरुआत में हमने देखा कि इस मैच की शुरुआत में डांटे मार्टिन और सैडल ब्रदर्स इस मैच में डोमिनेट कर रहे थे, पर आखिरकार किसी तरीके से चीटिंग कर द एलीट ने इस मैच में अपना कमबैक किया। पर इसके बाद हमें इस मैच के अंदर डांटे मार्टिन की तरफ से बहुत ही बढ़िया कमबैक देखने को मिला है। और यहाँ पर अपने इस कमबैक के अंदर डांटे मार्टिन ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी और इतने बढ़िया हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए कि यहाँ पर डांटे मार्टिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली डांटे मार्टिन ही अपनी टीम के लिए ये मैच जीत सकते हैं। और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड भी डांटे मार्टिन को सपोर्ट कर रहा था और ये चीज देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि AEW अपनी कंपनी के अंदर नए नए सुपरस्टार्स को शाइन करने का बहुत ही बढ़िया मौका देती है, जिससे कि AEW कंपनी के अंदर नए नए सुपरस्टार्स काफी आसानी से बिल्ड हो सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस डांटे मार्टिन का बहुत ही बढ़िया कमबैक सीक्वेंस भी इस मैच में काम नहीं आया और फाइनली केनी ओमेगा ने डांटे मार्टिन के ऊपर लगातार 3-4 काफी खतरनाक मूव्स लगाए। लेकिन फाइनली जब केनी ओमेगा डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए तब डांटे मार्टिन इसे रिवर्स नहीं कर पाए और यंग बक्स ने भी सैडल ब्रदर्स के ऊपर डबल सुपर किक लगाकर उन्हें रिंग से बाहर कर दिया। और डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर वन विंग रेंज लगाकर यहाँ पर डांटे मार्टिन को पिन कर केनी ओमेगा ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जहां पर हमें डांटे मार्टिन की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली ही है। पर अनफॉर्चुनेटली डांटे मार्टिन अपनी टीम के लिए ये मैच नहीं जीत पाए। और हाँ, एक और बात, ये इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे बेस्ट मैच था, इसीलिए आप ये पूरा का पूरा मैच हमारे चैनल की वेबसाइट के ऊपर या फिर हमारे चैनल की एप्लीकेशन के ऊपर एकदम फ्री में देख सकते हैं। जो मैच देखने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के अंदर जाकर पूरा का पूरा मैच देख सकते हैं। लेकिन गाइज ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर डॉन कैलिस आ गए और यहाँ पर आकर क्राउड से बातें करते हुए डॉन कैलिस कह रहे थे कि सच में आज तक पिट्सबर्ग के लोगों ने सच्चे चैंपियंस नहीं देखे, पर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर पिट्सबर्ग के लोग रियल चैंपियंस को देख सकते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि केनी ओमेगा और यंग बक्स है। और डॉन कैलिस यहाँ पर ये बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर क्रिश्चियन केज आ गए और क्रिश्चियन केज को यहाँ पर आता हुआ देख डॉन कैलिस ने क्रिश्चियन केज से कहा कि क्या क्रिश्चियन केज को दिखाई नहीं देता कि रिंग के अंदर डॉन कैलिस के साथ करीब 10 लोग हैं और क्रिश्चियन केज अकेले, तो क्रिश्चियन केज यहाँ पर रिंग के अंदर आने का रिस्क क्यों उठा रहे हैं। जो बातें डॉन कैलिस ने क्रिश्चियन केज से कही और डॉन कैलिस के ऐसे कहते ही यहाँ पर जंगल बॉय और लुचासोरस क्रिश्चियन केज के साथ आ गए, जिसके बाद जंगल बॉय और लुचासोरस के साथ मिलकर क्रिश्चियन केज रिंग के अंदर आ गए। और यहाँ पर क्रिश्चियन केज से बातें करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि डॉन कैलिस को पता है कि क्रिश्चियन केज को आगे चलकर ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर केनी ओमेगा के AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है। पर इस वीक क्रिश्चियन केज को रेसल करते हुए कोई नहीं देखना चाहता और इसीलिए क्रिश्चियन केज को दोबारा से वापस जाना चाहिए। जो बातें यहाँ पर डॉन कैलिस ने कही। पर इसके बाद यहाँ पर माइक लेकर डॉन कैलिस से बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि किसने कहा कि क्रिश्चियन केज पिट्सबर्ग के अंदर कोई मैच रेसल नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने टोनी खान और इंपैक्ट रेसलिंग के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट यानी कि स्कॉट डियामोरे से बात की है और क्रिश्चियन केज को पिट्सबर्ग के अंदर
अंदर एक चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है। जो बातें कहकर क्रिश्चियन केज ने क्लियर कर दिया कि इस वीक होने वाले AEW के फर्स्ट डे और रैम्पेज शो के ऊपर क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा को उनकी इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। जो बात बताकर क्रिश्चियन केज यहाँ से जा रहे थे और ये सुनकर केनी ओमेगा काफी हैरान थे, क्योंकि स्टोरी लाइन के अंदर केनी ओमेगा को किसी ने नहीं बताया था कि केनी ओमेगा को अपनी इंपैक्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप AEW के शोज के ऊपर भी डिफेंड करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर जाने से पहले जंगल बॉय ने भी माइक लेकर कहा कि जंगल बॉय ने भी टोनी खान से बात की है और टोनी खान ने जंगल बॉय और लुचासोरस को नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर यानी कि जुरासिक एक्सप्रेस को नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक मैच दिया है। यानी कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जुरासिक एक्सप्रेस यंग बक्स को उनकी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करने वाली है। जो बातें बताकर क्रिश्चियन केज और जुरासिक एक्सप्रेस यहाँ से चले गए और यहाँ पर काफी सारे लोग जंगल बॉय का थीम सॉन्ग गा रहे थे, जो देखकर केनी ओमेगा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। और यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि क्राउड को यहाँ पर जंगल बॉय का थीम सॉन्ग नहीं गाना चाहिए, बल्कि यहाँ पर क्राउड को कहना चाहिए नो, क्योंकि केनी ओमेगा अपनी इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करना चाहते। जो बातें कहकर केनी ओमेगा और डेलीट यहाँ से चली गई। पर इसके बाद हमें मैलिका ब्लैक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बातें करते हुए मैलिका ब्लैक ने कहा कि लास्ट वीक मैलिका ब्लैक ने वही किया है जो कि मैलिका ब्लैक ने कहा था, और लास्ट वीक मैलिका ब्लैक ने कोडी रोड्स को जो किया है, इससे अब कोडी रोड्स को समझ आ चुका होगा कि कोडी रोड्स हमेशा से अपनी फैमिली के साथ खड़े होते हैं, इसीलिए कोडी रोड्स वीक है, पर मैलिका ब्लैक अकेले है, इसलिए मैलिका ब्लैक स्ट्रॉन्ग है। और मैलिका ब्लैक ने कोडी रोड्स का एक पैर कब्र के अंदर डाल दिया है, पर काफी जल्दी मैलिका ब्लैक कोडी रोड्स का दूसरा पैर भी कब्र के अंदर डाल देंगे। जो बातें यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने कही। और आगे मैलिका ब्लैक ने कहा कि यहाँ पर मैलिका ब्लैक सिर्फ कोडी रोड्स के लिए नहीं, बल्कि AEW कंपनी के हर एक सुपरस्टार के लिए बात कह रहे हैं। जो वार्निंग यहाँ पर AEW के सुपरस्टार्स को मैलिका ब्लैक ने दी। पर इसके बाद हमें AEW के TNT चैंपियन यानी कि मीरू के लिए भी बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए मीरू ने कहा कि मीरू ने लास्ट वीक अपने चैलेंजर को हरा दिया है, पर लास्ट वीक के मीरू के मैच के बाद हाल फिलहाल में मीरू के TNT चैंपियनशिप को ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए मीरू खुद से फ्लेगो डेल्सल को AEW के फर्स्ट एवर रैम्पेज शो के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर मीरू ने फ्लेगो डेल्सल को फर्स्ट एवर AEW रैम्पेज शो के ऊपर एक TNT चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। पर इसके बाद हमें AEW डायनामाइट शो के ऊपर डेनियल ग्रासिया और डार्बी एलिन का मैच देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत से ही डेनियल ग्रासिया इस मैच के अंदर डार्बी एलिन का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि इस मैच की शुरुआत से डेनियल ग्रासिया का कहना यह था कि डेनियल ने वर्ल्ड के हर एक जगह के ऊपर रेसल किया है, लेकिन डार्बी एलिन ने नहीं, इसलिए डेनियल ग्रासिया डार्बी एलिन से काफी अच्छे रेसलर है, जिस वजह से डार्बी एलिन की इंसल्ट करते हुए डेनियल इस मैच के अंदर डार्बी एलिन के लेफ्ट हाथ को टारगेट कर रहे थे। और हमें मोस्टली इस मैच के अंदर डेनियल ग्रासिया डार्बी एलिन के लेफ्ट हाथ को टारगेट करते हुए दिखाई दिए, और शुरुआत से लेकर आखिर तक इस मैच के अंदर अपने लेफ्ट हाथ के ऊपर मार खाने के बाद फाइनली डार्बी एलिन ने इस मैच में अपना कमबैक किया, और डार्बी एलिन ने डेनियल ग्रासिया के ऊपर एक स्टनर लगाने के बाद अपना फिनिशर कफ एंड ड्रॉप लगाकर यहाँ पर डेनियल ग्रासिया को पिन कर डार्बी एलिन ने ये मैच जीत लिया है। पर गाइस डार्बी एलिन की ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर 2.2 ने डार्बी एलिन के ऊपर अटैक कर दिया, जो अटैक रोकने के लिए यहाँ पर स्टिंग ने 2.2 के ऊपर अटैक कर दिया, और यहाँ पर एक टाइम के लिए स्टिंग ने तो 2.2 के ऊपर एक सुपरलेक्स भी लगाई। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या हमें आगे चलकर डार्बी एलिन और स्टिंग का मैच 2.2 के अगेंस्ट देखने को मिलता है या नहीं। पर इसके बाद हमें पाक और डेथ ट्रायंगल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर लुचा ब्रोस पाक से बात करते हुए कह रहे थे कि उन्हें समझ जाना चाहिए कि अंद्रादे उनके साथ क्या कर रहे हैं। अंद्रादे उनके अंदर फुट पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर डेथ ट्रायंगल उनका ब्रदरहुड है और अपनी फैमिली को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए अंद्रादे का कुछ करना पड़ेगा। जो बातें यहाँ पर लुचा ब्रोस कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर पाक ने बात करते हुए कहा कि लुचा ब्रोस को अंद्रादे के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, लुचा ब्रोस को सिर्फ AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। पर जहाँ तक बात है अंद्रादे की, तो यहाँ पर अंद्रादे से बात करते हुए पाक ने कहा कि आज के बाद अंद्रादे लुचा ब्रोस के पास ना आए, क्योंकि अगर आज के बाद अंद्रादे लुचा ब्रोस के पास आ गए तो पहले अंद्रादे को पाक को फेस करना पड़ेगा। जो बातें यहाँ पर पाक ने कही, लेकिन इसके बाद हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हार्डी फैमिली ऑफिस यानी कि मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी का मैच ऑरेंज कैसिडी, चक टेलर और व्हीलर यूथा के साथ देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में ऑरेंज कैसिडी इस मैच में बहुत ही सिली चीजें कर रहे थे, जो कि उनका एक तरीके से गिमिक ही है। पर इसके बाद जब इस मैच के अंदर बाकी सारे सुपरस्टार्स लीगल हो गए, तब हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइस ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रियोज मैच था, और जब इस मैच के अंदर बहुत ज्यादा मार खाने के बाद व्हीलर यूथा एक हॉट टैग के लिए जा रहे थे, तब यहाँ पर मैट हार्डी व्हीलर यूथा को रोकने के लिए आ गए, और मैट हार्डी ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिसका फायदा उठाकर बनी ऑरेंज कैसिडी को अटैक करने के लिए गई, पर क्रिस स्टैटलैंडर ने बनी को रोक लिया। पर तभी यहाँ पर नायला रोज भी आ गई, और यहाँ पर आकर नायला रोज ने क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक किया, क्योंकि आगे शो के ऊपर नायला रोज और क्रिस स्टैटलैंडर का भी मैच होने वाला था। और जब ऑरेंज कैसिडी नायला रोज की तरफ देख रहे थे, तभी जैक एवंस ने भी ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक किया, जिससे इस मैच के अंदर हार्डी फैमिली ऑफिस को थोड़ा और मोमेंटम मिला। और पता नहीं क्यों, लेकिन इस मैच के लिए क्राउड काफी शांत दिखाई दे रहा था। पर फाइनली जब इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी इस मैच में अपना कमबैक कर रहे थे, तब मैट हार्डी ने सडनली अपनी प्राइवेट पार्टी के मेंबर यानी कि मार्क क्वीन को ऑरेंज कैसिडी के ऊपर ढकेल दिया, और इसी बीच व्हीलर यूथा के ऊपर अपना फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट लगाकर यहाँ पर व्हीलर यूथा को पिन कर मैट हार्डी ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर मैट हार्डी और ऑरेंज कैसिडी के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें अंद्रादे एल इडोलो का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जिस इंटरव्यू के अंदर अंद्रादे से बात करते हुए डाशा ने पूछा कि पाक के चैलेंज के बारे में अंद्रादे का क्या कहना है, और इस पर अंद्रादे कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर चावो गुरेरो ने अंद्रादे से बात करते हुए कहा कि क्यों ना अंद्रादे पाक को दिखा दे कि रियल बॉस कौन है, जिस पर अंद्रादे ने कहा कि सबको पता है कि रियल बॉस अंद्रादे है, पर चावो गुरेरो ने कहा कि ये बात पाक को नहीं पता, तो क्यों ना ये बात पाक को ऑल आउट पेपर के अंदर समझा दे। जो बातें यहाँ पर चावो गुरेरो ने कही, और इसी तरह सेगमेंट खत्म हुआ। पर इसके बाद हमें सैंटाना और ओर्टिज और FTR के लिए बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए सैंटाना और ओर्टिज ने कहा कि माना कि FTR
FTR के कैश व्हीलर फिलहाल में इंजर्ड चल रहे हैं, लेकिन सैंटाना और ओर्टिज चाहते हैं कि कैश व्हीलर जल्द से जल्द ठीक हो और FTR जल्द से जल्द सैंटाना और ओर्टिज के साथ एक मैच रेसल करे, क्योंकि अब सैंटाना और ओर्टिज FTR से अपना रीमैच लेने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जो बात यहाँ पर सैंटाना और ओर्टिज ने कही, पर गाइस इसके बाद हमें आगे शो के ऊपर क्या देखने को मिला ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में CM पंक का एक इंटरव्यू हुआ है, जिस इंटरव्यू के अंदर CM पंक ने काफी सारी बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर बात की है, जैसे कि उनका AEW कंपनी के अंदर डेब्यू। जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के साथ ही CM पंक ने उस वीडियो के अंदर AEW कंपनी के टॉप स्टार को काफी ज्यादा प्रेज किया है। तो CM पंक का वो पूरा का पूरा इंटरव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल की एलीट प्लस मेंबरशिप ज्वाइन कर CM पंक का पूरा का पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि CM पंक ने उस इंटरव्यू के अंदर क्या क्या कहा है। पर अगर आप हमारे चैनल की एलीट प्लस मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो इस इंटरव्यू के अंदर CM पंक ने क्या कहा ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के ऊपर जाकर वहां पर CM पंक के इस इंटरव्यू के बारे में आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं कि इस इंटरव्यू के अंदर CM पंक ने कौन कौन सी बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात की है। पर आर्टिकल पढ़ने से ज्यादा इंटरव्यू देखने के लिए मजा आएगा, इसीलिए गाइस आप हमारे चैनल की एलीट प्लस मेंबरशिप ज्वाइन कर CM पंक का इंटरव्यू देखना मत भूलना। पर इसके बाद जहां तक बात है शो की, तो गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर नायला रोज को फेस कर रही थी, पर ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही नायला रोज ने क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक ठीक ठाक मैच था, जहां पर हमें नायला रोज और क्रिस स्टैटलैंडर की तरफ से बहुत ही बढ़िया रेसलिंग देखने को मिली है। और जब इस मैच के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर डोमिनेट कर रही थी, तब हमें इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी और विकी गरेरो का एक बहुत ही बढ़िया फेस ऑफ देखने को मिला, जहां पर विकी गरेरो ऑरेंज कैसिडी के कान के अंदर बहुत जोर से चिल्लाई, जो चीज तो मुझे बहुत फनी लगी थी। पर इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर नायला रोज ने दोबारा से इस मैच में डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। पर आखिरकार इस मैच में अपना कमबैक कर क्रिस स्टैटलैंडर ने नायला रोज के ऊपर अपना फिनिशर 450 स्प्लैश लगाया और यहाँ पर नायला रोज को पिन कर क्रिस स्टैटलैंडर ने ये मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे क्रिस स्टैटलैंडर के लिए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें यंग बक्स का भी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए यंग बक्स कह रहे थे कि पिछले 1.5 साल से यंग बक्स दिखा रहे हैं कि यंग बक्स इतने बढ़िया रेसलर क्यों है। और कुछ वीक पहले हैंगमैन पेज को AEW की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पिक्चर से बाहर लेकर यंग बक्स ने दिखा दिया था कि यंग बक्स एक्सट्रीमली वायलेंट पर्सन है। पर नेक्स्ट वीक जुरासिक एक्सप्रेस को हराकर यंग बक्स फिर एक बार दिखाने वाले हैं कि यंग बक्स के लिए एक्सट्रीम की डेफिनेशन क्या है। जो बातें कहकर यहाँ पर यंग बक्स से बास्केट करने के लिए गए, पर लुचासोरस ने बास्केट रोक दिया, जिसके बाद जंगल बॉय ने यहाँ पर बास्केटबॉल लेकर यहाँ पर बास्केट कर दिया। और ये देखकर यंग बक्स काफी गुस्सा थे, पर लुचासोरस ने कहा कि जुरासिक एक्सप्रेस की होती हुई यंग बक्स ये मैच नहीं जीत सकते। पर सरप्राइजिंगली हमें यहाँ पर निक जैक्सन भी काफी बढ़िया आर्गुमेंट करते हुए दिखाई दिए कि यहाँ पर लुचासोरस का टैकल एक फाउल था। पर इस फनी सेगमेंट के बाद हमें इस वीक AEW के रैम्पेज शो के ऊपर होने वाले डॉक्टर ब्रिट बेकर और रेड वेलवेट के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए रेड वेलवेट ने कहा कि हाल फिलहाल में डॉक्टर ब्रिट बेकर AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन के लिए एक रेवोल्यूशन बनकर सामने आए हैं और इसीलिए रेड वेलवेट के मन में डॉक्टर ब्रिट बेकर के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन रेड वेलवेट चाहती है कि AEW कंपनी के अंदर विमेंस रेवोल्यूशन का फेस डॉक्टर ब्रिट बेकर ना हो बल्कि रेड वेलवेट हो, इसीलिए ही AEW कंपनी के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर को उनके विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रेड वेलवेट डॉक्टर ब्रिट बेकर को उनके विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराना चाहते हैं। जो बातें यहाँ पर रेड वेलवेट ने कही, पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी डॉक्टर ब्रिट बेकर को उनके होम टाउन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हुए दिखाई दिए और हमें यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर के लिए बहुत ही तगड़ा सपोर्ट देखने को मिला है। और ये सपोर्ट देखकर आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर ब्रिट बेकर भी अब AEW कंपनी के अंदर एक काफी बड़ी ड्रॉ साबित हो रही है। और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर से बातें करते हुए टोनी शिवानी ने डॉक्टर ब्रिट बेकर से पूछा कि रेड वेलवेट की चैलेंज के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर का क्या कहना है। और इसका जवाब देते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर रेड वेलवेट की स्टोरी लाइन से रिलेट नहीं कर पा रही, पर एक चीज जो डॉक्टर ब्रिट बेकर रेड वेलवेट से रिलेट कर पा रही है वो है रेड वेलवेट की हिम्मत, क्योंकि डॉक्टर ब्रिट बेकर AEW कंपनी की शुरुआत से ही AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन की फेस है और ये प्रूव करने के लिए उन्हें सिर्फ चैंपियनशिप की जरूरत थी। और अब डॉक्टर ब्रिट बेकर के पास चैंपियनशिप भी है और अब डॉक्टर ब्रिट बेकर की होम टाउन यानी कि पिट्सबर्ग के अंदर रेड वेलवेट डॉक्टर ब्रिट बेकर को उनके विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नहीं हरा सकती। और ये मैच डॉक्टर ब्रिट बेकर के होम टाउन के अंदर होने वाला है, इसलिए डॉक्टर ब्रिट बेकर के कहने पर ये मैच AEW रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर होगा। जो बातें यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने बताई और आखिरकार जाते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि इस मैच का रिजल्ट वही होने वाला है जो कि डॉक्टर ब्रिट बेकर चाहती है, यानी कि स्टिल होंगी AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। जो बातें कहकर डॉक्टर ब्रिट बेकर यहाँ से जा रही थी, लेकिन गाइस तभी रेड वेलवेट ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर रेफरीज ने आकर इन दोनों ही सुपरस्टार्स को अलग अलग कर दिया। तो अब देखना पड़ेगा कि जब AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें डॉक्टर ब्रिट बेकर और रेड वेलवेट का मैच देखने को मिलता है तब ये मैच कैसा होता है। पर इससे कहना तो पड़ेगा कि AEW रैम्पेज शो के ऊपर AEW की विमेंस डिवीजन के लिए काफी बड़ा एक्सपोजर मिल सकता है, क्योंकि फर्स्ट एवर रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर हमें डॉक्टर ब्रिट बेकर और रेड वेलवेट का AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें ब्रायन केज और रिकी स्टार्स के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिस वीडियो के अंदर बातें करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स ने ब्रायन केज को सरप्राइज कर दिया है और अब रिकी स्टार्स ब्रायन केज से काफी आगे निकल चुके हैं। पर ब्रायन केज ने कहा कि रिकी स्टार्स ब्रायन केज से सिर्फ भाग रहे हैं और रिकी स्टार्स ब्रायन केज के आगे कभी गए ही नहीं। पर यहाँ पर रिकी स्टार्स ने कहा कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार्स चाहते हैं कि ब्रायन केज और रिकी स्टार्स के बीच में एक फेयर एंड स्क्वायर मैच हो, यानी कि उस मैच के अंदर रिकी स्टार्स के कॉर्नर के ऊपर हुक नहीं होंगे, हॉप्स नहीं होंगे और टीम टैज के लीडर यानी कि टैज भी नहीं होंगे। और इस तरीके के मैच के लिए रिकी स्टार्स ने नेक्स्ट वीक ब्रायन केज को चैलेंज कर दिया है। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन केज ने कहा कि केज रिकी स्टार्स का चेहरा देखकर बता सकते हैं कि रिकी स्टार्स झूठ बोल रहे हैं कि उनके साथ उनके कॉर्नर के ऊपर कोई नहीं रहेगा। पर ब्रायन केज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रायन केज कोई आदमी नहीं बल्कि मशीन है। जो बात यहाँ पर ब्रायन केज ने कही। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड
टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि द गुड ब्रदर्स और द डार्क ऑर्डर के स्टू ग्रेसन और इविल उनो के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला। जो मैच स्टार्ट होने से पहले स्टू ग्रेसन ने गुड ब्रदर्स के ऊपर अटैक कर दिया और इसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच के दौरान हम देख सकते थे कि द डार्क ऑर्डर के सभी मेंबर्स यहाँ पर रिंगसाइड पर नहीं थे, यानी कि प्रोबेबली हमें यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज और द डार्क ऑर्डर की सिचुएशन के चलते द डार्क ऑर्डर में भी थोड़ी फार फूट देखने को मिल रही है। पर गाइस जब इस मैच के अंदर द डार्क ऑर्डर डोमिनेट कर रही थी तो यहाँ पर इविल उनो को रोकने के लिए ब्रैंडन कटलर ने इविल उनो के ऊपर अटैक किया, जो देखकर कोल्ट कैबाना ब्रैंडन कटलर के ऊपर अटैक करने के लिए गए और तभी ब्रैंडन कटलर के पीछे से एलीट हंटर यानी कि फ्रैंकी कजेरियन भी आ गए और यहाँ पर आकर फ्रैंकी कजेरियन ने ब्रैंडन कटलर के ऊपर अटैक किया और फ्रैंकी कजेरियन ब्रैंडन कटलर को घसीटते हुए बैकस्टेज ले गए, जिसके बाद ये मैच नॉर्मली स्टार्ट हुआ और हमें इस मैच के अंदर इन दोनों ही टैग टीम्स की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली। और जब इस मैच के आखिर में द डार्क ऑर्डर गुड ब्रदर्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीतने के लिए गए तब डॉग एरोज ने इंपैक्ट रेसलिंग की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप रिंग के अंदर फेंक दी और ये चैंपियनशिप देखकर रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिसका फायदा उठाकर डॉग एरोज ने स्टू ग्रेसन के ऊपर एक चिप शॉट लगाया और फाइनली स्टू ग्रेसन के ऊपर अपना फिनिशर मैजिक किलर लगाकर यहाँ पर स्टू ग्रेसन को पिन कर गुड ब्रदर्स ने ये मैच जीत लिया है। पर इसके बाद हमें एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर करंट एनडब्ल्यूए विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि कमेल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए कमेल ने लीला हैरिस को उनके मैच से पहले एक वार्निंग दे दी है। और गाइस ये देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि एईडब्ल्यू कंपनी सिर्फ अकेले ही बिल्ड नहीं हो रही बल्कि अपने साथ ही एईडब्ल्यू बाकी सारे रेसलिंग कंपनियां जैसे कि इंपैक्ट रेसलिंग, रिंग ऑफ ऑनर और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन सभी कंपनियों को बढ़ा कर रही है, जो टीम स्पिरिट देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन इसके बाद हमें एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर क्यूटी मार्शल टोनी शिवानी से माफी मांगने के लिए आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि गाइस अगर आप एईडब्ल्यू के सभी डायनामाइट शोज रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा कि प्रॉब्लली 2-3 हफ्ते पहले के डायनामाइट शो के ऊपर क्यूटी मार्शल ने टोनी शिवानी के सिर के ऊपर एक प्रोटीन शेक फेंक दिया था और इसीलिए यहाँ पर क्यूटी मार्शल टोनी शिवानी से माफी मांगने के लिए आए थे। और जब टोनी शिवानी ने क्यूटी मार्शल से माफी मांगने के लिए कहा तब क्यूटी मार्शल ने कहा कि बाकी सब लोगों की तरह यहाँ पर टोनी शिवानी गलत समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यूटी मार्शल टोनी शिवानी से उस चीज के लिए माफी मांगने के लिए नहीं आए जो कि क्यूटी मार्शल ने टोनी शिवानी के साथ करीब 2-3 हफ्ते पहले की थी, क्योंकि यहाँ पर क्यूटी मार्शल टोनी शिवानी से इस चीज के लिए माफी मांगना चाहते हैं जो चीज क्यूटी मार्शल टोनी शिवानी के बेटे के साथ करने वाले हैं। जो कहने के बाद क्यूटी मार्शल ने निक कामारोटो को टोनी शिवानी के बेटे को रिंग के अंदर लाने के लिए कहा, जो कि रिंग साइड के ऊपर बैठे थे, जिसके बाद निक कामारोटो क्यूटी मार्शल के बेटे को रिंग के अंदर ले आए और यहाँ पर निक कामारोटो ने टोनी शिवानी को पकड़ लिया और एरन सोलो ने टोनी शिवानी की बेटी के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर क्यूटी मार्शल ने टोनी शिवानी को क्यूटी मार्शल से माफी मांगने के लिए कहा और अपनी बेटी की हालत देखकर यहाँ पर टोनी शिवानी ने क्यूटी मार्शल से माफी मांगी, पर क्यूटी मार्शल ने कहा कि क्यूटी मार्शल टोनी शिवानी को माफ नहीं करने वाले और ये कहकर टोनी शिवानी ने क्यूटी मार्शल की बेटी के ऊपर एक कटर लगाया। पर तभी यहाँ पर क्यूटी मार्शल की मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि उनके एईडब्ल्यू के डार्क एलिवेशन शो के ब्रॉडकास्ट पार्टनर यानी कि पॉल वाइट आ गए और पॉल वाइट को यहाँ पर आता हुआ देख क्यूटी मार्शल और फैक्ट्री काफी ज्यादा डर गई थी और इसी डर में क्यूटी मार्शल ने एरन सोलो को पॉल वाइट की तरफ ढकेल दिया और पॉल वाइट ने एरन सोलो के ऊपर काफी तगड़ा चोकस्लैम लगाया, जो स्टोरी लाइन तो एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन बनकर सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अपने ब्रॉडकास्ट पार्टनर की मदद करने के लिए पॉल वाइट ने क्यूटी मार्शल के ऊपर अटैक किया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे पॉल वाइट के साथ एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर क्या क्या होता है। पर गाइस जिसके बाद एईडब्ल्यू ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए कुछ मैचेस एडवर्टाइज किए, जो मैचेस कौन से है जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर क्रिस जेरिको अपने 4th लेबर के अंदर एमजेएफ के वार्डलो को फेस कर रहे थे। और गाइस इस मैच से पहले थोड़ी बार कंफ्यूजन थे कि क्या एमजेएफ इस मैच के लिए स्पेशल रेफरी होने वाले हैं या नहीं, पर यहाँ पर पता चला कि एमजेएफ इस मैच के स्पेशल रेफरी नहीं है बल्कि यहाँ पर एमजेएफ वार्डलो के साथ रिंग साइड पर रहने वाले हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद क्रिस जेरिको वार्डलो के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन वार्डलो ने क्रिस जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और इस मैच की शुरुआत में ही क्रिस जेरिको ने वार्डलो के ऊपर एक कोड ब्रेकर लगाया, पर फिर भी वार्डलो ने इस पर 1 काउंट के ऊपर ही किक आउट कर दिया, जो देखकर क्रिस जेरिको काफी सरप्राइज थे। पर इसके बाद पूरे मैच में डोमिनेट करने के बाद वार्डलो क्रिस जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर जेरिको ने रिवर्स कर वार्डलो के ऊपर अपना फिनिशर वॉल्स ऑफ जेरिको लगाया और तभी यहाँ पर वार्डलो की मदद करते हुए एमजेएफ ने क्रिस जेरिको की आंखों को नोचा, जिससे क्रिस जेरिको का होल्ड छूट गया। और जब रेफरी क्रिस जेरिको की तरफ देख रही थी तब एमजेएफ रिंग के अंदर आकर वार्डलो को अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग दे रहे थे, लेकिन तभी रेफरी ने एमजेएफ को देख लिया और रेफरी ऑब्री एडवर्ड्स ने एमजेएफ को यहाँ पर सीजेट कर दिया, जो देखकर वार्डलो डिस्ट्रैक्ट हो गए और इसी का फायदा उठाकर क्रिस जेरिको ने वार्डलो के ऊपर अपने फ्लॉयड बैट से अटैक किया, जिसके बाद वार्डलो के ऊपर अपना फिनिशर जूडस इफेक्ट लगाकर वार्डलो को पिन कर क्रिस जेरिको ने ये मैच जीत लिया है। यानी कि अब क्रिस जेरिको ने अपना 4था लेबर भी पार कर लिया है और अब नेक्स्ट वीक क्रिस जेरिको और एमजेएफ का मैच होगा। पर जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस ये मैच मुझे उतना खास मैच नहीं लगा और मेरे हिसाब से वार्डलो और जेरिको का मैच एक एवरेज मैच था, लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर शॉन स्पियर्स ने क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और यहाँ पर शॉन स्पियर्स को रोकने के लिए सैमी गेवेरा आ गए, पर वार्डलो और शॉन स्पियर्स इन दोनों ने ही मिलकर सैमी गेवेरा के ऊपर भी अटैक किया और इतने में ही एमजेएफ रिंग के अंदर आ गए, जिन्होंने क्रिस जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर सॉल्ट ऑन द अर्थ लगाया और तभी यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए जेक हेगर आ गए, जिन्हें देखकर वार्डलो, एमजेएफ और शॉन स्पियर्स ये तीनों यहाँ से भाग गए। पर जाते जाते एमजेएफ ने अपने मैच के लिए स्टिपुलेशन बताई कि अब जब क्रिस जेरिको और एमजेएफ का मैच होने वाला है तो अब एमजेएफ चाहते हैं कि क्रिस जेरिको इस मैच की स्टिपुलेशन ये हो कि क्रिस जेरिको एमजेएफ के खिलाफ के मैच के अंदर जूडस इफेक्ट और जूडस म्यूजिक नहीं इस्तेमाल कर सकते, यानी कि क्रिस जेरिको को इस मैच के लिए अपने एंट्रेंस बिना अपने थीम सॉन्ग की करनी पड़ेगी, जिससे कि क्राउड क्रिस जेरिको के पीछे ना हो और इससे क्रिस जेरिको को रेसल करने के लिए एनर्जी ना मिले और जेरिको अपने इस मैच के अंदर जूडस इफेक्ट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर जेरिको ने एमजेएफ के ऊपर जूडस इफेक्ट लगाया तो फिर एमजेएफ ऑटोमेटिकली मैच जीत जाएंगे, जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने बताई और
यही एमजेएफ और क्रिस जेरिको के मैच के स्टिपुलेशंस होने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट वीक क्रिस जेरिको और एमजेएफ का मैच होता है तब हमें ये मैच कैसा देखने को मिलता है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस डायनामाइट शो की, तो गाइस मुझे ऐसा लगा कि ये डायनामाइट शो एक एवरेज डायनामाइट शो था जिसने आगे के डायनामाइट शोज के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें प्लान कर रखी है। और इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और गाइस आज शाम को हमारे चैनल के ऊपर एडब्ल्यू की बाकी अपडेट जानना मत भूलना और हमारे चैनल की एलीट प्लस मेंबरशिप ज्वाइन कर सीएम पंक का इंटरव्यू देखना मत भूलना। पर हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वाचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?